स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा का विषय है हन्ना आरंट के आधुनिकता के विषय में क्या विचार है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सर्वाधिकारवाद के विषय में हन्ना आरंट क्या कहती हैं और मानवाधिकारों के विषय में उनकी क्या धारणा है। हन्ना आरंट एक जर्मन अमेरिकी विचारक हैं जिनका चिंतन एक मूल्यपरक चिंतन है, एक आदर्शवादी चिंतन है। उस आदर्श के वशीभूत होकर ही वो विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण करती हैं, वर्तमान आधुनिक समाज का विश्लेषण करती हैं और उस समाज में उन व्यवस्थाओं में निहित खामियों को उजागर करती हैं। उन खामियों को दूर कैसे किया जाए इस पर भी विचार करती हैं और एक आदर्श राज्य की, आदर्श राजनीतिक समाज की कल्पना करती हैं जो मानवीय मूल्यों पर आधारित होगा, जिसमें लोगों को उनके जीवन की पहचान मिल सकेगी, लोग मूल्य आधारित जीवन जी सकेंगे। आपने देखा था कि आरंट के चिंतन पर रूसो का बहुत ज्यादा प्रभाव है और उसी प्रभाव के फलस्वरूप आरंट ने भी रूसो के समान ही आधुनिक समाज की आलोचना की है। जैसे रूसो ने आधुनिक नागरिक समाज की तार्किक आधार पर आलोचना की, आरंट ने भी उसको विश्लेषित करने का प्रयास किया है। हालांकि रूसो की तुलना में उनकी आलोचना के आधार व्यापक हैं, उनके तर्क व्यापक हैं। आप देखेंगे ये जो आधुनिक समाज की आलोचना की है, आधुनिकता की आलोचना की है हन्ना आरंट ने, उस आलोचना को अंजाम दिया है अपनी पुस्तक द ह्यूमन कंडीशन में और बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर में उनके द्वारा जो लेख संकलित किए गए हैं उन लेखों के माध्यम से। इन रचनाओं में आरंट ने आधुनिक युग की एक निगेटिव पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की है, नकारात्मक तस्वीर पेश की है। आधुनिक समाज में जो बुराइयां उन्हें नजर आती हैं उन बुराइयों पर प्रकाश डाला है। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि कैसे आधुनिकता ने, आधुनिक युग ने परंपराओं का, धर्म का और राजनीतिक सत्ता का क्षरण किया है। आधुनिक युग के कारण धर्म, परंपरा और सत्ता तीनों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि वो ये कहती हैं कि आधुनिक युग के कारण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जीवन जीने के बहुत सारे महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध हुए हैं। हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है, जीवन सुविधाजनक बन गया है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? इन सारे संसाधनों के बावजूद आधुनिक युग में जीवन का अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, मनुष्य का जीवन क्यों मूल्यवान है, मनुष्य की पहचान क्या है, वास्तविक पहचान क्या है और उसके जीवन के मूल्य क्या है, किस लिए मानवीय जीवन उसे मिला है। ये प्रश्न अभी भी, इन प्रश्नों का उत्तर आधुनिकता को देना बाकी है। यानी वो ये कहना चाहती हैं
कि आधुनिक युग में मनुष्य ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक चीजें हुई हैं, वैज्ञानिकता बढ़ी है, लेकिन इस बढ़ती हुई वैज्ञानिकता के साथ साथ, संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ मानवीय मूल्य घटे हैं। व्यक्ति की वास्तविक पहचान विस्मृत हुई है। कैसे व्यक्ति की पहचान को फिर से स्थापित किया जाए, फिर से जीवन मूल्यों की तरफ लौटा जाए, जीवन मूल्यों से लोगों को परिचित कराया जाए, इन मूल्यों के अनुसार जीवन जिया जाए ताकि जीवन सार्थक बन सके, इस बात के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। आरंट के चिंतन का फोकस भी इन्हीं बातों पर है। इन्हीं बातों को केंद्र में रखकर वो पूरा चिंतन प्रस्तुत करती है। तो हम देखेंगे कि आधुनिक युग की जो उन्होंने आलोचना की है, आधुनिकता की, उस आलोचना का आधार क्या है? कौन सी नकारात्मक बातें आधुनिक युग में आरंट को दिखाई देती है? सबसे पहले आरंट ये मानती हैं कि इस आधुनिकता की धारणा ने, इस आधुनिक युग ने सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में विचार और कार्य की स्वतंत्रता को बाधित किया है और ऐसा करके दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आपने देखा कि आरंट ने निजी और सार्वजनिक जीवन की धारणा प्रस्तुत की। श्रम, कार्य और कार्यवाही की धारणा प्रस्तुत की। उसके अनुसार वो क्या मानती हैं कि व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए जो प्राथमिक क्रियाएं आवश्यक होती हैं, उन प्राथमिक क्रियाओं को करने में ही लगा हुआ है। उसको वो श्रम कहती हैं कि मनुष्य श्रम करने में लगा हुआ है, अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है, जबकि उसके जीवन का लक्ष्य वही नहीं है। उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? कार्यवाही। उसको वो एक्शन का नाम देती है। ये कार्यवाही क्या है? वो कहती है कि ये कार्यवाही सिर्फ राजनीतिक जीवन में ही संभव है, सार्वजनिक जीवन में ही संभव है। हम जो श्रम करते हैं वो हमारा निजी कार्य है, निजी श्रम है, निजी जीवन के लिए है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। लेकिन जो सार्वजनिक जीवन है, उसमें हम किसके लिए कार्य करते हैं? हम पूरी मानवता के लिए कार्य करते हैं, मानव समाज को समुन्नत बनाने के लिए कार्य करते हैं, मूल्यों के लिए कार्य करते हैं। तो आधुनिक युग ने श्रम को तो प्रोत्साहित किया है। हर व्यक्ति इस बात की कोशिश में लगा है कि वो ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटा सके। इसके लिए वो खूब श्रम करता है, अपने आर्थिक हितों को पूरा करने की प्रक्रिया में लगा रहता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि सार्वजनिक जीवन में एक्शन बाधित हुआ है, वैचारिक स्वतंत्रता बाधित हुई है। व्यक्ति के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो अन्य लोगों के विषय में, मानवता के हित के विषय में, संपूर्ण समाज के हित के विषय में स्वतंत्रता पूर्वक विचार कर सके। यानी एक राजनीतिक प्राणी के रूप में मनुष्य अपनी भूमिका को भूलते चले जा रहे हैं, ऐसा आरंट मानती है। आपको याद होगा कि अरस्तु ने भी कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। राजनीति में उसकी संलग्नता बहुत स्वाभाविक है, जिसका निहितार्थ ये है कि व्यक्ति सिर्फ निजी हितों के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि सार्वजनिक जीवन के प्रति, सार्वजनिक हितों के प्रति भी उसकी रुचि होती है। और इसी दृष्टि से वो एक राजनीतिक प्राणी है, क्योंकि सार्वजनिक हितों की बात राजनीति में कही जाती है, सार्वजनिक जीवन में कही जाती है। और यही वजह है कि प्राचीन यूनान में
नागरिकता का दर्जा भी उन्हीं को दिया जाता था जो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करते थे। तो आरंट की जो राजनीति की धारणा है, जो कार्यवाही की धारणा है, उस कार्यवाही की धारणा को इस आधुनिकता ने बाधित किया है, क्योंकि आधुनिक युग ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता बनाने का कार्य किया है। वो मानवीय मूल्यों पर विचार करने का न तो उनके पास समय है और न ही उनकी प्रवृत्ति शेष रह गई। इसलिए आधुनिकता ने दुनिया का बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि इसने व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड बना दिया है, स्वकेंद्रित बना दिया है। ऐसा व्यक्ति जो अपने ही निजी हितों, आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात श्रम करने में लगा हुआ है। यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग करती हैं आरंट, वो है जून पॉलिटिकन, यानी मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी के रूप में उसकी जो पहचान है, वो पहचान खत्म हुई है। और उस पहचान का स्थान किसने ले लिया है? होमो फेवर, यानी ऐसे मनुष्य ने ले लिया है जो संसाधनों के माध्यम से सब कुछ नियंत्रित करने का लक्ष्य रखता है। व्यक्ति क्या चाहता है कि उसके पास जितने संसाधन होंगे उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ेगी, उतनी ही समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वो अन्य लोगों को नियंत्रित करने में, अन्य स्थितियों को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। तो आरंट क्या कहती हैं कि इस आधुनिक समाज में जून पॉलिटिकन, यानी एक राजनीतिक प्राणी के रूप में मनुष्य की जो प्रवृत्ति थी, वो प्रवृत्ति क्षरित हुई है, उसका ह्रास हुआ है। और उस प्रवृत्ति पर होमो फेवर की प्रवृत्ति ने, होमो फेवर मनुष्य ने विजय प्राप्त कर ली है। इस चेंज से, इस प्रवृत्ति से, इस परिवर्तन से समाज का लाभ नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दुनिया का हित किस बात में है? कि व्यक्ति सार्वजनिक हित के मुद्दों पर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करे और उस विचार के अनुसार कार्य करे मानवता के हित में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है आधुनिक युग में। इसलिए आरंट इस आधुनिक युग की आलोचक हैं, आधुनिकता की प्रवृत्ति की आलोचक है। दूसरा तर्क उनके द्वारा दिया गया है कि आधुनिक युग में नौकरशाही सत्ता और अभिजन वर्ग को जन्म मिला है, जो जनमत की जोड़ तोड़कर समाज में अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। किसकी सत्ता बढ़ी है आधुनिक युग में? नौकरशाही की सत्ता बढ़ी है। कहने के लिए लोकतंत्र है दुनिया के विभिन्न देशों में, लेकिन इस लोकतंत्र में लोक का, यानी जनता का कोई महत्व नहीं रह गया है। व्यावहारिक दृष्टि से किसका वर्चस्व है समाज पर? नौकरशाही का और अभिजन वर्ग का। नौकरशाही यानी वो लोक प्रशासन के सदस्य, वो लोक सेवक जो योग्यता के आधार पर अपना पद धारण करते हैं और फिर पद प्राप्त करने के बाद शक्ति के मोह में फंस जाते हैं, शक्ति का रुतबा दिखाते हैं, आम जनता को हेय समझने लगते हैं। उनके अंदर एक तरह का अभिमान आ जाता है। तो ये नौकरशाही सत्ता और इस सत्ता से जुड़ा हुआ अभिजन वर्ग, संभ्रांत वर्ग, इसी का समाज में वर्चस्व है। लोकतांत्रिक समाज में भी, लोकतंत्र में भी हम देखते हैं कि आम जनता के मुकाबले कौन ज्यादा
अच्छी स्थिति में है, जो अभिजन वर्ग है, वही कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है? कि इलेक्शन वही लड़ पाता है जो अभिजन है। किसी सामान्य आदमी को इलेक्शन में विजय पाते हुए आपने कम ही सुना होगा, क्योंकि इलेक्शन में इतना पैसा खर्च होता है, उस पैसे को अफोर्ड कर पाना आम आदमी के वश की बात नहीं होती। तो जो व्यक्ति पैसा खर्च करके चुनाव जीतता है, वो सत्ता में पहुंचने के बाद अपने हितों को साधने का प्रयास करता है, जनहित को भुला देता है, अपने वर्गीय हितों को साधने का प्रयास करता है। तो अल्टीमेटली लोकतंत्र भी अभिजन तंत्र बनकर रह जाता है। बस फर्क ये है कि इस अभिजन की संरचना में परिवर्तन होता रहता है, यानी अभिजन वर्ग में हस्तांतरण होता रहता है। एक बार जो अभिजन वर्ग बन गया, वो हमेशा के लिए अभिजन नहीं रहता, बल्कि आगे आने वाले इलेक्शन में हो सकता है, अगर वो चुनाव हार जाए तो वो सामान्य जन में आ सकता है, और एक सामान्य जन भी अभिजन बन सकता है अगर वो चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंचता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक समाज जो आधुनिक समाज है, उसमें भी किसका वर्चस्व है? नौकरशाही सत्ता का वर्चस्व है, अभिजन वर्ग का वर्चस्व है, जिनके वर्चस्व के कारण आम जनता की अवहेलना होती है, आम जनता के हितों की उपेक्षा होती है। क्योंकि ये जो अभिजन वर्ग है, वो केवल और केवल इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है कि कैसे जनता को अपने फेवर में किया जाए, उसके वोट को प्राप्त किया जाए, और उसके वोट के आधार पर सत्ता तक पहुंचा जाए। तो लोकतंत्र में जनहित की जो धारणा है, जनता के शासन की जो धारणा है, वो सैद्धांतिक बनकर रह जाती है, व्यवहार में उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हन्ना आरेंट इस आधुनिक समाज की आलोचक हैं, आधुनिकता की आलोचक है। तीसरे वो कहती हैं कि इस आधुनिक युग में ही हम देखते हैं कि सर्वाधिकारवादी सरकारें स्थापित हो रही हैं, तानाशाही सरकारें स्थापित हो रही हैं। जैसे नाजीवाद जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में स्थापित हुआ, सोवियत संघ में स्टालिनवाद, स्टालिन के नेतृत्व में साम्यवादी दल की तानाशाही स्थापित हुई, और इन शासनों की प्रवृत्ति क्या है कि ये आतंक और हिंसा का संस्थानीकरण करते हैं, आतंक और हिंसा को जायज बनाते हैं कुछ तर्कों के आधार पर, और इस आतंक और हिंसा के वातावरण में लोगों के अधिकारों का हनन होता है, मानवाधिकार सरेआम उनका उल्लंघन किया जाता है। स्वयं हन्ना आरेंट ने अपने जीवन के दौरान ये अनुभव किया था कि कैसे एक नाजीवादी शासन के अंतर्गत जो यहूदी लोग हैं, उनको कितना अत्याचार झेलना पड़ा था, जहां पर प्रजातीय श्रेष्ठता की विचारधारा को प्रचलित किया गया, और प्रजातीय श्रेष्ठता के आधार पर नाजियों ने यहूदियों के साथ जितना बुरा बर्ताव किया, वो जग जाहिर है। खुद आरेंट एक यहूदी होने के नाते उनको जर्मनी से भागना पड़ा था, उनके परिवार को, और फ्रांस होते हुए अमेरिका में शरण लेनी पड़ी थी। तो स्वयं अपने जीवन का अनुभव ही आरेंट के विचारों का आधार बना, और इसके लिए वो आधुनिकता को दोषी पाती हैं कि आधुनिक युग में ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनमें सर्वाधिकारवादी सरकारें उदित होती हैं, जिन सर्वाधिकारवादी सरकारों में जनता के अधिकारों का, मानवाधिकारों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। चौथा तर्क आरेंट ये देती हैं
कि आधुनिक युग में इतिहास भी अपने स्वाभाविक रूप में विकसित नहीं होता, बल्कि इतिहास को भी गढ़ा जाता है, घटनाओं और कार्यों को एक खास सांचे में ढाला जाता है। इतिहास उसी रूप में लिखा और पढ़ा जाता है जिस रूप में सत्ता के धारक उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं। इतिहास को लेकर भी बड़ा विवाद रहा है, आप जानते हैं। इसीलिए इतिहास को कई बार वैज्ञानिक नहीं माना जाता, क्योंकि इतिहास का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है, लिपिबद्ध स्वरूप, उसमें लेखक का पूर्वाग्रह आ जाता है और वो पूर्वाग्रह कहीं ना कहीं सत्ता संबंधों से प्रभावित होता है। यानी एक देश की सरकार जैसा चाहती है उसके अनुरूप इतिहास को पेश करने की कोशिश की जाती है। इतिहास लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। आप देखते हैं कि सरकार बदलते ही इतिहास की पुस्तकों में भी, उनके चैप्टर्स में भी परिवर्तन आ जाता है। अंग्रेजों ने भारत के विषय में भारत का जो इतिहास लिखा, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में भारत का जो इतिहास है वो आपको अलग रूप में दिखाई देगा, और स्वयं भारतीयों के द्वारा भारत का जो इतिहास लिखा गया है उसका स्वरूप अलग है। इसी बात को इंगित करते हुए हन्ना ये कहती हैं कि आधुनिक युग में ही इतिहास के साथ ऐसा तोड़ मरोड़ होता है जो हमें देखने को मिलता है। उन्होंने अनुभव किया था कि कैसे नाजीवादी सरकारें, स्टालिनवादी सरकार इतिहास को अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करती है, उसकी घटनाओं की, उसके कार्यों को जायज ठहराने का प्रयास किया जाता है सत्ताधारियों के द्वारा। जबकि होना क्या चाहिए कि ऐतिहासिक घटनाओं को वस्तुनिष्ठ रूप में, जैसी वो घटित हुई, जिस रूप में घटित हुई, उस रूप में उन्हें लिखा जाए, पढ़ा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता आधुनिक युग में, आरंट ये मानती है। तो आधुनिक युग की एक कमी ये भी है कि यहाँ पर इतिहास, मानव जीवन का इतिहास, मानव समाज का इतिहास अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में विकसित नहीं होता, बल्कि जानबूझकर अपने उद्देश्यों के मुताबिक सत्ताधारियों के द्वारा उसे एक खास ढांचे में ढालने का प्रयास किया जाता है। पांचवी कमी यह है आरंट के अनुसार आधुनिक युग में कि आधुनिक युग में बहुलता और स्वतंत्रता के स्थान पर समरूपता को प्रोत्साहित किया जाता है। बहुलता का मतलब होता है कि बहुत सारी संस्कृतियों, बहुत सारे विचारों, बहुत सारे जीवन के तरीकों को मान्यता प्रदान करना, सह अस्तित्व का भाव डेवलप करना विभिन्न संस्कृतियों के मध्य। लेकिन आधुनिक युग में ये बहुलता हमें देखने को नहीं मिलती। वैचारिक स्वतंत्रता भी नहीं मिलती। कहने को लोकतंत्र है, वैचारिक स्वतंत्रता है, लेकिन व्यवहारतः उस स्वतंत्रता को खत्म करते हुए समरूपता को प्रोत्साहित किया जाता है। सब लोग एक ही जैसे हो, एक ही जैसा खान पान हो, एक ही जैसा रहन सहन हो, एक ही जैसी सोच हो। इस बात के लिए आधुनिक युग प्रयत्नशील रहता है। हालांकि आरंट के ये विचार भी पूरी तरह वस्तुनिष्ठ नहीं कहे जा सकते, लेकिन ये माना जा सकता है कि उनके ये विचार उनके अपने निजी अनुभव पर आधारित है। उन्होंने जैसा अनुभव किया आधुनिक युग में, अपने समाज में, अपने देश में, अमेरिका जैसे देश में रहते हुए एक शरणार्थी के रूप में, उसी को उन्होंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की। साथ ही आरंट ये भी मानती है कि आधुनिक युग में, आधुनिक समाज में हमें मानवीय सद्भाव के स्थान पर
अलगाव और एकाकीपन देखने को मिलता है। नवीन वामपंथी भी अलगाव की बात करते हैं, मनुष्य के अलगाव की बात करते हैं। वो मानते हैं कि पूंजीवादी समाज में कैसे मनुष्य संसाधनों को जुटाने की चाह में इतना ज्यादा अलग थलग पड़ गया है कि उसे मानवीय संबंधों की सुध नहीं है। वो भीड़ में भी अकेला है, एलिनेटेड है, उसका अकेलापन बढ़ रहा है। तो नव वामपंथियों के समान आरंट भी ये मानती है कि मनुष्य का अलगाव बढ़ा है आधुनिक समाज में, लेकिन इस अलगाव को वो विस्तृत व्यापक रूप में व्याख्यायित करती है। कैसे कैसे अलगाव को जन्म मिला है? आरंट दो तरह के अलगाव की बात करती हैं। एक को वो कहती है वैश्विक अलगाव, वर्ल्ड एलिनेशन, और दूसरे को कहती हैं अर्थ एलिनेशन, यानी पृथ्वी का अलगाव। वैश्विक अलगाव से उनका तात्पर्य है उस स्थिति से जिसमें मनुष्य के आपसी संबंध बिखर गए हैं। क्यों बिखर गए हैं? क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों, अपने उपभोग की वस्तुओं को जुटाने में संलग्न है। कोई मानवीय संबंध नहीं रह गया है, कोई सामाजिक संबंध नहीं रह गया है। ये वर्ल्ड एलिनेशन है। पूरी दुनिया इस अलगाव से ग्रस्त है। पृथ्वी का अलगाव क्या है? आरंट ये कहती हैं कि पृथ्वी का अलगाव वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का परिणाम है। वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों के कारण मनुष्य, आप जानते हैं कि पृथ्वी से परे भी अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहा है। चांद और मंगल पर पहुंच गए कि अगर पृथ्वी रहने लायक नहीं रही तो क्या वहां हम शिफ्ट हो सकते हैं? मानव सभ्यता वहां जा सकती है, मनुष्य वहां जीवन जी सकता है। तकनीकी आविष्कार के कारण और क्या हो रहा है? जो नेचुरल लाइफ नेचर ने हमें प्रदान की है, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार कर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जीवन का स्पैन बढ़े, जीवन की अवधि बढ़े, और बढ़ भी रही है। जापान वगैरह में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र तक जी रहे हैं। और इस बात के भी प्रयास चल रहे हैं कि विज्ञान और तकनीकी इतना डेवलपमेंट कर सकता है, चिकित्सा विज्ञान खास तौर से, कि मनुष्यों की उम्र कई 100 साल तक हो जाए। तो ऐसा करके मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। केवल यही नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं में जीवन की रचना करने का प्रयास किया जा रहा है। ह्यूमन क्लोनिंग, आर्टिफिशियल बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब विज्ञान की देन है। और विज्ञान अपने इन कृत्यों, अपने इन आविष्कारों के माध्यम से पृथ्वी और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस प्रयास का परिणाम क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं या वनस्पतियां हैं, उनकी स्वाभाविकता समाप्त होती जा रही है और हर क्षेत्र में तकनीकी का वर्चस्व स्थापित होता जा रहा है। अब हम अनाज का उत्पादन भी वैज्ञानिक तरीकों से करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो सके, भले ही उसकी क्वालिटी कम हुई है, उसमें पोषक तत्व कम हुए हैं,
जहरीले रसायन हम उनके माध्यम से खा रहे हैं। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है आधुनिक युग में? विज्ञान और तकनीक का सहारा लेकर ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है कि कैसे वो नेचुरल चीजों को, प्राकृतिक चीजों को नियंत्रित कर सकता है, अपने अधीन बना सकता है, जिसका दुष्परिणाम नाना तरह के पर्यावरणीय संकट के रूप में हमारे सामने आ रहा है। जैव विविधता का नाश हो रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स की बर्फ पिघल रही है, वन्य जीव जंतु और वनस्पतियों की वैरायटी, उनकी विविधता समाप्त हो रही है। आधुनिक युग की इस कारण भी आरंट आलोचक है कि इसने एलिनेशन को जन्म दिया है, न केवल वैश्विक अलगाव को बल्कि पृथ्वी के अलगाव को भी जन्म दिया है। तो आधुनिकता के विषय में आरंट की जो धारणा है वो गांधी की धारणा से भी साम्यता रखती है। गांधी भी विज्ञान और तकनीक के इसलिए आलोचक थे क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से जिस मशीनी सभ्यता का विकास हुआ है, उस मशीनी सभ्यता में शारीरिक श्रम का महत्व कम हुआ है, श्रमजीवियों का महत्व कम हुआ है। जो कार्य श्रम के माध्यम से साधे जाते थे, अब उन्हें मशीनें पूरा करने लगी हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है, बढ़ रही है। आधुनिक युग को गांधी ने इस दृष्टि से क्रिटिसाइज किया है। लेकिन आरंट का तर्क थोड़ा भिन्न है। आरंट ये मानती हैं कि आधुनिक युग में मनुष्य की सारी गतिविधियां श्रम केंद्रित हैं, जिनका उद्देश्य जीवन के लिए अधिकाधिक संसाधन एकत्रित करना मात्र है, न कि जीवन के मूल्य को समझते हुए अपनी पहचान को प्राप्त करना। तो श्रम की धारणा के विषय में गांधी और आरंट भिन्न भिन्न हैं, लेकिन आधुनिकता के जो दुष्परिणाम हैं उस पर दोनों की समझ एक जैसी ही दिखाई देती है। थोड़ा आरंट के विचारों में ज्यादा व्यापकता है, गांधी के विचारों में थोड़ी सीमितता दिखाई देती है। एक अन्य तर्क देती हैं आरंट आधुनिकता के विपक्ष में, वो ये कि आधुनिक युग में सामाजिक पूंजी का विस्तार हुआ है। सामाजिक पूंजी क्या है? मनुष्य को, मानवीय संबंधों को भी एक पूंजी के रूप में प्रस्तुत करना। कैसी पूंजी? वो पूंजी जिसका उपयोग उत्पादन और उपभोग के लिए किया जा सकता है। प्राप्ति और विनिमय का विषय बन गया है मानवीय संबंध। आप देखते होंगे कि आधुनिक युग में बहुत से लोग, मैं नहीं कहती कि सभी, लेकिन बहुत से लोग संबंधों को इस आधार पर तय करते हैं कि उससे भविष्य में उन्हें कुछ आर्थिक लाभ होगा या नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने आप को बाजार के अनुसार बना रहा है, बाजार की डिमांड के अनुसार बना रहा है, अपने कौशल का विकास कर रहा है कि उसके अंदर ऐसा कौशल आए जिससे वो कुछ अर्न कर सके, अपनी अर्निंग को बढ़ा सके। इस दिशा में प्रयत्नशील है। और इस कारण से हानि क्या हुई है कि पहले जो मानवीय संबंध हुआ करते थे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ की भावना के, बिना किसी प्राप्ति की भावना के, वो संबंध समाप्त हो गए।
अब मनुष्य मनुष्य के बीच संबंध कैसा रह गया है? उत्पादन और उपभोग का संबंध रह गया है। मनुष्य भी उपयोग की वस्तु बनकर रह गया है। मनुष्य को भी एक पूंजी के रूप में देखा जा रहा है, एक एसेट के रूप में देखा जा रहा है कि उस मनुष्य के कार्य से, उसके कौशल से कितने आर्थिक हितों की सिद्धि हो सकती है। आरंट इस कारण भी आधुनिकता की आलोचक बनी है। वो कहती हैं कि पहले निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच जो सीमा रेखा थी, अब वो समाप्त हो गई है। निजी जीवन में हम जो कार्य करते थे वो निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे, और सार्वजनिक जीवन में जो कार्य किए जाते थे वो सार्वजनिक हित के लिए किए जाते थे। लेकिन अब व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन जैसे मिल से गए हैं, और सार्वजनिक जीवन पर निजी जीवन की जो प्रवृत्तियां थी, यानी जो लाभ की प्रवृत्ति थी, वो हावी हो गई है। उसको इस रूप में देख सकते हैं कि अब राजनीतिक जीवन में भी जो लोग काम करते हैं, उनका उद्देश्य सार्वजनिक हित पूरा करना नहीं होता, बल्कि निजी हित को पूरा करना होता है, निजी लाभ को प्राप्त करना होता है। जिस नौकरशाही सत्ता की बात करती हैं आरंट आधुनिक युग में, जिस अभिजन वर्ग की बात करती हैं, वो इसी प्रवृत्ति से ग्रस्त है। यानी निजी और सार्वजनिक जीवन का जो भेद था वो अब समाप्त होता चला जा रहा है। आरंट क्या कहती हैं कि हमारा आधुनिक समाज अब केवल श्रमजीवियों और नौकरी पेशा लोगों का समाज बनकर रह गया है, जो किसी कार्य या क्रिया में अंतर्निहित मूल्यों को कोई महत्व प्रदान नहीं करते। जो लोग मूल्यों की, जो सिद्धांतों की बात करते हैं, उनको सैद्धांतिक कहकर दरकिनार कर दिया जाता है, और प्रैक्टिकल उसे कहा जाता है, व्यावहारिक उसे कहा जाता है, जो इस सामाजिक पूंजी का विस्तार करने में सक्षम हो, जो आर्थिक हितों को पूरा करने और पूरा करवाने में सक्षम हो। आधुनिकता की इन आधारों पर आलोचना करने के बाद आरंट ने आधुनिक युग में ये जो अलगाव बढ़ रहा है, इसके कई कारणों का भी उल्लेख किया है कि क्यों ऐसा हो रहा है। आधुनिक युग में ये प्रवृत्तियां क्यों डेवलप हो रही हैं, इसके पीछे हन्ना ने माना कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है, आधुनिकता को प्रोत्साहित किया है। जैसे अमेरिका की खोज। अमेरिका एक नई दुनिया के रूप में दुनिया के सामने आया जब कोलंबस ने इसकी खोज की। दुनिया के लोगों को इस नई भूमि के बारे में पता चला, और लोगों ने ये पाया कि ये भूमि आर्थिक दृष्टि से बहुत रिच है, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। दुनिया भर के लोग अमेरिका की तरफ इसीलिए आकृष्ट हुए क्योंकि उन्हें वहां समृद्धि दिखाई दी, और उस समृद्धि की चाह में नाना परिवर्तन हुए पूरी दुनिया में। संबंधों में भी परिवर्तन हुआ। दूसरा कारण था पुनर्जागरण, जो यूरोप में हुआ, जिसके तहत मनुष्य को इस प्रकृति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया, कि अन्य जीव जंतुओं से मनुष्य उत्कृष्ट है, वो अन्य प्राणियों पर वर्चस्व की स्थापना का अधिकार रखता है। ऐसा दर्शन भी डेवलप हो गया। ऐसी फिलॉसफी डेवलप हुई पुनर्जागरण आंदोलन के साथ ही, जिसमें क्या कहा गया कि मनुष्य प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और
उसको इस बात का अधिकार है कि वो प्रकृति पर अपना स्वामित्व स्थापित करे। तो प्रकृति पर स्वामित्व स्थापित करने की चाह में उसने नाना वैज्ञानिक आविष्कार किए, तकनीकी आविष्कार किए, प्राकृतिक वस्तुओं को तोड़ने मरोड़ने की, उनकी स्वाभाविकता को नष्ट करने की कोशिश की, अपने नियंत्रण को सिद्ध करने के लिए, अपने वर्चस्व को सिद्ध करने के लिए। इसके अलावा टेलीस्कोप की खोज हुई, विज्ञान के डेवलपमेंट के साथ साथ टेलीस्कोप की खोज हुई, जिसमें हम दूर की चीजों को उस यंत्र के माध्यम से देख सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य ने जो कुछ भी डेवलपमेंट किया, जो कुछ भी खोजें हुई, उसमें इस टेलीस्कोप का बड़ा योगदान है। इस खोज के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों को चुनौती दी गई। हमारी आंख की देखने की एक सीमा है, लेकिन टेलीस्कोप ने यह बता दिया कि असीम है मनुष्य की दृष्टि। मनुष्य को धीरे धीरे अपने आप पर विश्वास होने लगा कि वो बहुत कुछ कर सकता है, और इस बहुत कुछ करने की चाह में मानवीय मूल्य पीछे छूटते चले गए। बाजार अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, विस्तार हुआ। औद्योगिक क्रांति के साथ औद्योगिक क्रांति ने भारी संख्या में उत्पादन कार्य किया, और इस उत्पादित माल को से लाभ प्राप्त करने की लालसा मनुष्य के अंदर दिनों दिन बढ़ती गई। तो इन सब ने मिलकर आधुनिक युग को जन्म दिया, आधुनिक युग की प्रवृत्तियों को डेवलप करने की कोशिश की, जिसका दुष्परिणाम आज पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। न केवल पूरी दुनिया को, बल्कि पूरी पृथ्वी को। पृथ्वी में विभिन्न जीव जंतुओं के बीच हम जो एक स्वाभाविक चेन पाते थे, श्रृंखला पाते थे जीवन की, एक दूसरे पर निर्भरता पाते थे, उस निर्भरता को इस वैज्ञानिक और तकनीक पर आधारित आधुनिक युग ने समाप्त कर दिया है। आरंट आधुनिकता के 2 चरणों की व्याख्या करती हैं। पहले चरण को वो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक मानती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि दुनिया का अलगाव बढ़ा, यानी दुनिया के लोग संबंधों की दृष्टि से एक दूसरे से दूर हुए। हर व्यक्ति आत्म केंद्रित बनता चला गया। 18वीं शताब्दी से 20वीं 21वीं शताब्दी तक आरंट पृथ्वी के अलगाव की बात करती है। जाहिर सी बात है कि पर्यावरणीय संकट के रूप में हम इसी दौरान ज्यादा पृथ्वी का अलगाव देख रहे हैं, क्योंकि अन्य ग्रहों की तलाश इसी दौर में बढ़ी है। तो इस प्रकार आरंट ने रूसो और गांधी की तुलना में कहीं ज्यादा विस्तार के साथ, कहीं व्यापक तर्कों के साथ आधुनिक नागरिक समाज की आलोचना की है, और नव वामपंथियों के समान मनुष्य के अलगाव की चर्चा की है। हालांकि वे खुद स्वयं को वामपंथी मानने से इनकार करती हैं। अब आरंट ने न केवल आधुनिकता की आलोचना की, उस आधुनिक युग में जो अलगाव उपज रहा है, वैश्विक अलगाव, पृथ्वी का अलगाव, उसकी चर्चा की, बल्कि इस अलगाव को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके विषय में भी उन्होंने विचार दिए, सुझाव दिया है। जिन सुझावों को वो रणनीतियां कहती हैं। ऐसी 2 रणनीतियां उनके द्वारा बताई गई हैं, जो आधुनिक युग के इन दुष्परिणामों से मनुष्य को बचा सकती हैं, उसके अलगाव को समाप्त कर सकती हैं। वो 2 रणनीतियां क्या हैं?
पहली रणनीति के रूप में हन्ना ये मानती हैं कि आधुनिक समाज को अतीत के साथ अपने संबंध को फिर से जोड़ना होगा। इतिहास में समाज जिस रूप में था, समाज की जो प्रवृत्तियां थी, उन प्रवृत्तियों को फिर से अपनाना होगा। और वो ये कहती हैं कि जो विखंडन युक्त इतिहास लेखन है, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसको पढ़ा जाना चाहिए। विखंडन युक्त इतिहास क्या? इतिहास का वो दौर जहां पर विस्थापन की घटनाएं हुई हैं, मानवता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा है नाना कारणों से, हिंसा की घटनाओं से, आतंक की घटनाओं से। वो दौर जब लोगों के मध्य संघर्ष देखा गया, विभिन्न प्रजातियों के मध्य संघर्ष देखा गया, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संघर्ष देखा गया। इतिहास के उन दौर का अध्ययन किया जाना चाहिए, उन घटनाओं को पढ़ा जाना चाहिए। उन घटनाओं को पढ़ने से हमें मानवता के प्रति हमारे अंदर सहानुभूति का डेवलपमेंट होगा, हमारे अंदर मानवीय भावनाएं विकसित होंगी। अभी तो हम केवल मशीन की तरह उत्पादन और उपभोग में लगे हुए हैं। जब हम इतिहास की इन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो मानवीय मूल्य स्वाभाविक रूप से फिर से स्थापित होते चले जाएंगे और जो खोई हुई संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाशने में इतिहास के ये दौर, ये घटनाएं सहायक सिद्ध होंगी और उनकी सहायता से वर्तमान युग की जो विकृतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो अलगाव है, उसको दूर किया जा सकता है। ऐसी आरंट की मान्यता है। हालांकि अपने इन सुझावों के लिए आरंट वॉल्टर बेंजामिन की ऋणी हैं। ये विचार उन्होंने वॉल्टर बेंजामिन से ही लिया है कि विखंडन और विस्थापन के इतिहास को लिखा और पढ़ा जाए अगर वर्तमान युग की विकृतियों को दूर किया जाना है तो। दूसरी रणनीति वो क्या बताती हैं? वो कहती है कि पश्चिम के दर्शन को पढ़ा जाए, उस पश्चिम के दर्शन को जिसमें मानव जीवन के वास्तविक अर्थ को ढूंढने का, मनुष्य को मुक्त बनाने का की राह दिखाई गई है। यानी जो मूल्य प्लेटो और अरस्तु जैसे चिंतकों के चिंतन में हमें देखने को मिलते हैं, उस चिंतन को पढ़ने की जरूरत है, उस चिंतन को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। यानी इतिहास पर बहुत ज्यादा जोर देती हैं हन्ना और दर्शन पर जोर देती हैं और इस लिहाज से आधुनिक युग में एक मूल्यवादी दार्शनिक के रूप में हन्ना हमारे सामने आती है। हालांकि वो ये कहती है कि अतीत की सभी परंपराएं या सभी दर्शन महत्वपूर्ण नहीं है और इसीलिए उन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं परंपराओं को महत्व दिया जाए, उसी दर्शन को पढ़ा जाए, उसी दर्शन का विस्तार किया जाए जो वर्तमान समाज के लिए प्रासंगिक है और उपयोगी हो सकता है तथा भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। हन्ना इतिहास के अतीत की इन चीजों को क्या कहती हैं, परंपराओं को क्या कहती हैं, उपयोगी परंपराओं को, उपयोगी दर्शन को वो अतीत का कोश कहती है। तो अतीत को एक कोश के रूप में डेवलप करके वर्तमान की विकृतियों का सुधार किया जा सकता है, ऐसा आरंट मानती है। तो आधुनिकता के विषय में उनके विचार व्यापक हैं। न केवल कमियां बताई आधुनिक युग की, बल्कि उनको कैसे दूर किया जा सकता है एक दार्शनिक के रूप में
मूल्य परक दार्शनिक के रूप में उन्होंने उसकी भी विवेचना की है। हालांकि उनके विचार आलोचना से बच नहीं सके। बर्नस्टीन, हबीब और पारिस जैसे विचारकों ने हन्ना के आधुनिकता से संबंधित विचारों की आलोचना की है। जैसे ये आलोचक कहते हैं कि हन्ना के विचारों में जो सामाजिक क्षेत्र है यानी सार्वजनिक क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, वो महत्वपूर्ण है और वो इसे अर्थव्यवस्था के विकास के साथ जोड़ती है, जो मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित है। कहती है हन्ना ने कहा ना कि आधुनिक युग में जो निजी जीवन था और जो सार्वजनिक जीवन है, इन दोनों का भेद समाप्त हो गया है। यानी निजी जीवन ही सार्वजनिक जीवन पर भी हावी हो गया है। निजी लाभ की प्रवृत्ति ही सार्वजनिक जीवन में भी हावी हो गई है। आलोचक ये कहते हैं कि ऐसा कह के हन्ना ने सामाजिक क्षेत्र को, राजनीतिक क्षेत्र को बहुत सीमित कर दिया है। राजनीतिक क्षेत्र एक बहुत व्यापक सोच का विषय है। इसको इतना सीमित करके नहीं देखा जा सकता। भले ही आधुनिक युग में कुछ विकृतियां आ गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सार्वजनिक जीवन का जो मूल तत्व है वो पूरी तरह समाप्त हो गया है। आलोचक ऐसा मानते हैं। दूसरे आलोचक ये कहते हैं कि आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप को समझने में हन्ना असमर्थ रही है। आधुनिक युग में, पूंजीवादी युग में और भी बहुत सी बुराइयां हैं जिन पर हन्ना का ध्यान नहीं गया है। जैसे पूंजी का असमान वितरण, जिसकी तरफ मार्क्स ने ध्यान दिया कि इस पूंजीवादी समाज ने शोषक और शोषित वर्ग, संपन्न और विपन्न वर्ग के बीच की खाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इतना पहले कभी नहीं था और इस खाई के बढ़ने का परिणाम ये हुआ है कि समाज की शक्ति संरचना उसी के अनुरूप परिवर्तित हो गई है। यानी जिसके हाथ में आर्थिक शक्ति है वो ही राजनीतिक सत्ता पर भी उसका अधिकार हो गया है और राजनीतिक और आर्थिक सत्ता दोनों मिलकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो विपन्न वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसका शोषण करने को उद्यत हुए हैं। शोषण के इस प्रश्न को हन्ना न जाने क्यों नजरअंदाज कर जाती है, जिस पर मार्क्स ने फोकस किया है। तो आधुनिक युग की एक बहुत बड़ी बुराई के रूप में ये शोषणकारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी सामने आई, लेकिन हन्ना तमाम बुराइयों को बताने के बावजूद इस बुराई को प्रकाश में नहीं लाती। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। तीसरे आलोचक ये मानते हैं कि हन्ना के द्वारा जो निजी और सार्वजनिक जीवन का भेद किया गया है, पृथक्करण किया गया है, वो भी उचित नहीं है। क्योंकि चाहे जितना हम कह लें कि निजी लाभ की प्रवृत्ति सार्वजनिक जीवन पर हावी हो गई है, फिर भी ये मानना होगा कि ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से संबद्ध हैं। इनको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। बहुत से निजी मुद्दे सार्वजनिक महत्व का विषय बन गए हैं, जैसे न्याय और समान अधिकारों के लिए संघर्ष का विस्तार। आज हम अधिकारों की मांग सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं करते, न्याय की मांग सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं करते, बल्कि आज हम समूह के अधिकार की चर्चा करने लगे कि एक समूह को उसका अधिकार मिलना चाहिए, एक संस्कृति को उसका सम्मान मिलना चाहिए। बहुसंस्कृतिवाद की धारणा के अंतर्गत ये व्यक्त किया गया। तो जो विषय व्यक्तिगत क्षेत्र तक सीमित थे, सार्वजनिक क्षेत्र में उनका विस्तार हुआ है और वो विषय केवल लाभ की प्रवृत्ति ही नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे मूल्य भी हैं जैसे न्याय और समानता, अधिकार, मानवाधिकार, जिनका विस्तार
सार्वजनिक जीवन तक, सामाजिक जीवन तक हुआ है, निजी जीवन के साथ साथ। और बहुत सी ऐसी सार्वजनिक मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे सार्वजनिक विषय हैं जो हमारे निजी जीवन तक पहुंच गए हैं, यानी निजी क्षेत्र के द्वारा भी अब इन मूल्यों के लिए कार्य किया जाता है। आप सुनते होंगे कि पूंजीवादी युग में, औद्योगिक युग में, समसामयिक समाज में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट डेवलप हुआ है, जो क्या है? एक मूल्य ही है, जिसके तहत ये माना गया है कि जो उद्योगपति है, उसको भी अपनी आय का एक हिस्सा समाज के हित के कार्यों में लगाना चाहिए। पहले ये माना जाता था कि उद्योगपति केवल अपने लाभ के लिए काम करता है, लेकिन अब न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक लाभ के लिए, समाज के सभी लोगों के उत्थान के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए ये मूल्य निजी उद्योगों तक विस्तृत हो गया है। तो ये कहना कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र बिल्कुल अलग हैं, ये उचित नहीं है, ऐसा आलोचक मानते हैं। लास्टली आलोचक ये कहते हैं कि आधुनिकता की आलोचना करते समय हन्ना ये भूल जाती हैं कि भले ही आधुनिक युग की बहुत सारी बुराइयां रही हों, लेकिन उसकी कुछ ऐसी उपलब्धियां भी हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में और आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो तकनीकी आविष्कार हुए हैं, उनका उद्देश्य किसी न किसी रूप में मनुष्य के अस्तित्व और उसके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया गया है। ये एक बहुमूल्य प्रयास के रूप में हमारे सामने आता है। जब भी कोई तकनीकी आविष्कार होता है, तो वो किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के लाभ के लिए नहीं होता, पूरी मानवता को उसका लाभ मिलता है, उसके जीवन में सुधार आता है। चाहे मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ हो, आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि कैसे इसने मानवता को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। इन आविष्कारों पर किसी देश विशेष का, किसी समाज विशेष का, किसी वर्ग विशेष का वर्चस्व नहीं है, ये पूरे समाज के लिए खुले हुए हैं। इन बातों को हन्ना नजरअंदाज कर देती हैं, ऐसा आलोचक मानते हैं। लेकिन आलोचकों की इन आलोचनाओं के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि हन्ना के जो तर्क हैं आधुनिकता के विरोध में, वो अप्रासंगिक हैं या निराधार हैं। बहुत गहनता के साथ, सूक्ष्मता के साथ उन्होंने आधुनिक युग की आलोचना की, उसकी बुराइयों को सामने लाया और इन सब के पीछे उनका उद्देश्य एक ही है कि कैसे समाज में मूल्यों को प्रोत्साहित किया जाए, मूल्य युक्त जीवन को प्रोत्साहित किया जाए, जो आधुनिकता की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले गए। तो ये थी हन्ना की आधुनिकता संबंधी धारणा।